हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिनम अकेडमी। दिस इज मोहित भूषण। बेटा आज एक नया लेसन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। जैसा कि आप जानते हैं कि हम ग्रामर की सीरीज में आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लेसन्स हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। सो आज का जो लेसन है वो कौन सा है? एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन इंग्लिश ग्रामर। ओके और आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस में जब कभी भी आप लेटर्स लिखते हैं या मैसेजेस लिखते हैं तो उसमें पैसिव वॉइस का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, जब कभी भी आप इवन न्यूज़पेपर्स भी पढ़ते होंगे, राइट, न्यूज़पेपर्स भी अगर आप पढ़ते होंगे तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक पैसिव वॉइस का यूज़ मिलेगा। राइट, तो चलिए बेटा हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इनके सेंटेंसेस हम कैसे फ्रेम कर सकते हैं। राइट, लेट्स स्टार्ट। बेटा एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, हमारे पास दो वॉइस होती हैं, एक्टिव एंड पैसिव। दैट मीन्स वी हैव टू काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन दिस फॉर्म, एक्टिव सेंटेंसेस एंड पैसिव सेंटेंसेस। राइट, अब बेटा एक्टिव वॉइस या एक्टिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? देखिए ध्यान से समझिए, मैंने आपको टेंसेस सिखाए थे। राइट, मैंने आपको टेंसेस सिखाए थे, ऑल द 12 टेंसेस। ठीक है, ऑलरेडी एक वीडियो हमारा टेंसेस पे बना हुआ है जो कि आपने पढ़ा था। बेटा आपने ये देखा होगा कि हमने सभी जितने भी रूल्स डिस्कस किए, सभी जो रूल्स थे उनका बेस क्या था? सब्जेक्ट था। क्या था? सब्जेक्ट। दैट मीन्स सभी के सभी जो रूल्स थे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स थे, वो सब्जेक्ट पर आधारित थे। द बेस वाज द सब्जेक्ट। राइट, तो बेटा कभी भी आपके सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो या आपके सेंटेंस में जो बेस है, जो आधार है, वो सब्जेक्ट बन जाए, राइट, तो बेटा उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव सेंटेंस। आपको बात समझ में आई? तो अगर हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट से हमारे सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा आधार है, हमारा बेस है, सो उस सेंटेंस को आप क्या कहेंगे बेटा? एक्टिव सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं आई टीच यू, आई टीच यू मीन्स मैं आपको पढ़ाता हूं। आई टीच यू मीन्स मैं आपको पढ़ाता हूं। अब बेटा आई क्या है? पढ़ाने वाला, सो दिस इज सब्जेक्ट। राइट, वर्ब क्या है बेटा? टीच। ठीक है, और टीच का काम किस पर हो रहा है? उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो बेटा कोई भी ऐसा व्यक्ति, वस्तु, कुछ भी है ना, जिस पर वर्ब की जाती हो, जिस पे वर्ब अपना इफेक्ट छोड़ता हो, अपना असर छोड़ता हो, तो बेटा उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो देखा जाए तो सेंटेंस की शुरुआत कहां से हुई? सब्जेक्ट से हुई। कौन सा टेंस हमने अप्लाई किया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेटा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बेस है। तो इस सेंटेंस को आप क्या कहेंगे बेटा? इसको आप कहेंगे एक्टिव सेंटेंस या फिर एक्टिव वॉइस, आई टीच यू। बात समझ में आई? तो बेटा किसी भी एक्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है। राइट, सब्जेक्ट इज indispensable to make an active sentence. Okay, so to form an active sentence, what is indispensable, what is most important? Subject is very important. Right, अगर बेटा आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता, सपोज करते हैं देयर इज नो सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, अगर आपके सेंटेंस में बाय चांस सब्जेक्ट नहीं होता तो क्या आप एक्टिव बना सकते हैं? जी नहीं। इफ देयर इज नो सब्जेक्ट देन देयर इज नो एक्टिव। यू कैन नॉट फॉर्म एन एक्टिव सेंटेंस और एक्टिव वॉइस। बात समझ में आई? ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं किसकी? पैसिव वॉइस की। देखिए बेटा पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस में हमारे पास जो बेस है, जो आधार है, वो क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान से सुन लो मेरी बात। जैसे एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही पैसिव वॉइस में बेटा ऑब्जेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दैट मीन्स इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड ऑब्जेक्ट इज द बेस ऑफ द सेंटेंस। बेस होने का मतलब है कि इसके जो आगे जो भी रूल्स बनेंगे बेटा वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बनेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है स्टार्टिंग में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट से जो है आपके सेंटेंस की बिगनिंग होगी। सो अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस का बेस है, आधार है, तो बेटा आप ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस या फिर पैसिव सेंटेंस कहेंगे। आई होप आपको बेटा सारी बातें क्लियर हो रही है। बहुत ध्यान से समझिए, सुनिए, क्योंकि बेटा ये ऐसी चीज है एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो न सिर्फ बिजनेस कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस बट आपके सभी एग्जाम्स में आने वाली है। ठीक है, जब से आपने इंग्लिश की ग्रामर पढ़ना शुरू किया होगा ना, थर्ड क्लास या फोर्थ क्लास से, ठीक है, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ा, सिक्स्थ या सेवंथ में आपके पैसिव वॉइस आए होंगे। ठीक है, तब से लेके अब अभी तक, और अभी से लेके बेटा लाइफ टाइम तक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप किसी भी परीक्षा में बैठेंगे,
गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस होते हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने सुना होगा, एसएससी, यूपीएससी, ठीक है, DSSB और भी बहुत सारे रेलवे एग्जाम्स। जहां तक बेटा एग्जाम की बात आती है, पूरे भारतवर्ष में जहां भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम की आप बात करें, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम की आप बात करें, कहीं भी जहां पर इंग्लिश ग्रामर आती है वहां पे टेंसेस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो इसलिए इन चीजों का आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझिए, एक आपको थॉरो अच्छी नॉलेज हो जाएगी तो बहुत मजा आएगा, ठीक है बेटा। और इन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज भी किया कीजिए। आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफी कुछ पैसिव वॉइस का देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बेटा, मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट होना जरूरी है टू मेक पैसिव वॉइस। अब जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था बेटा, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर आप पैसिव वॉइस बनाएंगे बेटा तो सेंटेंस बनेगा आई टीच यू का क्या बनेगा बेटा, यू आर टॉट बाय मी, यू आर टॉट बाय मी। तो जैसे ही मैंने कहा यू आर टॉट बाय मी, इसका मतलब आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। तो बेटा यहां पे यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत है, ऑब्जेक्ट बेस है, तो इसके अकॉर्डिंग ही क्या लगा, इसके अकॉर्डिंग रूल लगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट इज द बेस, यू इज द बेस इन द सेंटेंस, राइट। सो यू आर टॉट बाय मी। तो हम कह सकते हैं अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो पैसिव है, एंड इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस देन देयर विल बी नो पैसिव, ओके। तो बेटा एक तरह से मैं कह सकता हूं कि प्रोफेशनल इंग्लिश की अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे कदम रखने वाले हैं या जा रहे हैं तो आपको पैसिव वॉइस आना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। सो एक्टिव और पैसिव वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक बार आप इन्हें देखिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। आपके लिए मैंने बहुत अच्छी टेबल बनाई है बेटा, एक बार इस चीज को आप देखिए, जस्ट सी द टेबल ऑफ पैसिव वॉइस। एक बार इसे देखिए, इसे समझिए, इसके एक बार रूल्स पे आप नजर डालिए, ठीक है। देखिए जरा, हैव अ लुक। चलिए तो बेटा आप लोगों ने ये टेबल देखी होगी। आई हैव मेड दिस टेबल फॉर यू सो दैट इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पैसिव वॉइस, राइट। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें इसमें कॉमन है। हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा एक चीज का, जब कभी भी पैसिव वॉइस की बात होगी, आप पैसिव वॉइस किसी भी चीज के बनाइए इंग्लिश में, आप टेंसेस के बनाइए, मॉडल वर्ब्स के बनाइए, आप इंपैरेटिव के बनाइए, डब्ल्यूएच फैमिली के बनाइए, कहीं भी आपको ना दो चीजें हमेशा कॉमन मिलेगी। क्या कहा मैंने, पैसिव वॉइस बनाते वक्त आपको दो चीजें हमेशा कॉमन मिलेगी, मतलब दो चीजें आपके सेंटेंस में आएंगी ही आएंगी। अब वो दो चीजें कौन सी हैं बेटा, एक आपका ऑब्जेक्ट और दूसरा आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप पूरी टेबल में नजर दौड़ाइए एक बार, जस्ट हैव अ ग्लिम्स ऑफ द होल टेबल। आपको बेटा ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म हर जगह मिलेगा, ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म हर जगह मिलेगा। तो बेटा इससे हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ये क्या होती है, ये आपके पैसिव वॉइस की आत्मा होती है, ये सोल होती है, ठीक है। क्योंकि ऑब्जेक्ट के बिना तो पैसिव वॉइस बन ही नहीं सकता, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जैसे एक्टिव वॉइस में कभी आपको फर्स्ट फॉर्म, कभी सेकंड फॉर्म, कभी थर्ड फॉर्म, कभी फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी यूज करना होता है, बेटा एक्टिव वॉइस में ऐसा कोई पंगा नहीं है। इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द थिंग्स एंड टू रिमेंबर द थिंग्स एंड लेटर यू कैन इजीली रिकॉल। तो बेटा थर्ड फॉर्म, दैट्स इट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म ये आपका बेटा हमेशा यूज होने वाला है, ठीक है। तो बस सारा खेल किसका है, आपके रूल्स का। आपको रूल्स याद होने जरूरी है। अच्छा, रूल्स में ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म तो आपको याद होगी, तो आपको किस चीज पे ध्यान देना है बेटा, आपको ध्यान देना है हेल्पिंग वर्ब्स पर, कि बेटा किस टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और किस अकॉर्डिंग कैसे वो आपके सेंटेंसेस में यूज होगा आपके टेंस को दर्शाने के लिए। देख पा रहे हैं आप, ठीक है। तो बेटा इसीलिए ये टेबल मैं एक साथ लेके आया हूं। अभी हम इस टेबल को थोड़ा बहुत डिस्कस भी करेंगे ताकि चीजें जो है आपके जहन में बैठें, ठीक है, सो दैट यू कैन हैव द थिंग्स इन योर सबकॉन्शियस, राइट। सो ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म जरूरी है। सारा खेल किसका है बेटा, हेल्पिंग वर्ब्स का। वो आप बहुत इजीली जो है याद कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, चीजें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। अगली चीज बेटा, हमारे पास टोटल टेंसेस कितने होते हैं आपको पता है, टोटल टेंसेस वी हैव 12। हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। कितने टेंसेस होते हैं, 12 टेंसेस होते हैं। लेकिन जब हम टेंसेस में पैसिव वॉइस बनाते हैं, जब हम टेंसेस में पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बेटा पैसिव वॉइस कितने बनते हैं, केवल 8।
कितने बनते हैं 8। तो टेंसेस 12 होते हैं और जब हम उन टेंसेस के पैसिव वॉइस कन्वर्ट करते हैं बेटा, उन्हें पैसिव वॉइस में बनाते हैं, तो हमारे पास कितने होते हैं पैसिव वॉइस टेंसेस के? ओनली 8, ओनली 8। वो 4 ऐसे कौन कौन से पैसिव हैं जो बेटा नहीं बनते टेंसेस के, एक बार देख लीजिए। नंबर 1 दिस, ध्यान से देखिए, दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। क्या कहा बेटा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का कभी भी पैसिव नहीं बनता। तो कभी भी आपका एग्जामिनर, देखो आपके एग्जाम में कैसे आएगा, आपको एक एक्टिव में सेंटेंस दे दिया, नीचे आपको क्या करना है, आपको पैसिव में सेंटेंस को ढूंढना है कि इसका पैसिव क्या होगा। और सपोज अगर आपको एग्जामिनर ने पैसिव में सेंटेंस दे दिया, तो आप क्या करोगे, आप उसका एक्टिव वॉइस ढूंढोगे कि भाई जो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं उनमें क्या होगा, एक्टिव वॉइस क्या होगा या फिर पैसिव वॉइस क्या होगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा बेटा, अगर आपका एग्जामिनर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में पैसिव दे दे, क्या कहा मैंने, सॉरी पैसिव नहीं, एक्टिव दे दे, क्योंकि पैसिव तो बन नहीं सकता। तो अगर आपका एग्जामिनर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का कोई सेंटेंस दे दे, ऑब्वियसली वो एक्टिव सेंटेंस ही होगा और नीचे उसके पैसिव सेंटेंसेस लिखे हुए हों, तो आपको बेटा ऑप्शन नहीं लगाना, उसमें ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, ठीक है, या नॉट पॉसिबल, ऐसा कुछ करके ऑप्शन होगा, वो आपको मार्क कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार 1 हो गया बेटा, दिस इज 2, दिस इज 4 एंड दिस इज 3, दिस इज 4। दैट मीन्स हमारे पास जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं बेटा, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन तीनों टेंसेस के भी पैसिव नहीं बनते, ठीक है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी नहीं बनेगा। तो कुल मिला के आपके ये 4 पैसिव्स हैं जो बेटा कभी नहीं बनते, ठीक है। क्लियर हुई ये बात, ये 4 पैसिव बनेंगे ही नहीं, ठीक है। तो टोटल हमारे पास कितने रह गए, 8 रह गए। एक बार इन्हें अब देख लेते हैं बेटा। देखिए, जब कभी भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करोगे तो आपको इज एम आर लगा देना है, याद हो गया, इज एम आर। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट हो गया, तो इज एम आर का पास्ट क्या होता है बेटा, वॉज वर, बताओ याद हो गया। इज एम आर बेटा है, हूं हो गया, पास्ट में क्या हो जाएगा, था थे। फ्यूचर में क्या हो जाएगा, होगा, तो इसका हो जाएगा विल बी या शैल बी। बहुत सिंपल, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी। ओके, नेक्स्ट, अच्छा यहां इज एम आर है, यहां वॉज वर है, कॉमन हो गया बेटा कॉन्टिन्यूस में, क्या कहा मैंने, कॉमन हो गया, इज एम आर वॉज वर कॉमन हो गया बेटा, ठीक है। अब हम इंडेफिनिट से कॉन्टिन्यूस पे आ गए, लेकिन अब कॉन्टिन्यूस का अपना भी तो कुछ डिफरेंस रहेगा, वो डिफरेंस है बेटा बीइंग का। किस चीज का, बीइंग का। सो इनडेफिनिट में इज एम आर वॉज वर और आपके बेटा कॉन्टिन्यूस में इज एम आर वॉज वर के साथ आपको क्या लगा देना है, बीइंग लगा देना है, ताकि हमें डिफरेंस पता लगे कि एक इंडेफिनिट था और बीइंग वाला कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि बीइंग के लगने से एक तरह से बेटा कॉन्टिन्यूटी आ जाती है, क्योंकि उसमें आईएनजी है। क्या है, आईएनजी, राइट। अगर हम बेटा फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं बनता। अब हम बात करेंगे परफेक्ट की, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। बहुत सिंपल है बेटा। कैसे सिंपल है, यहां पे हमें हैज हैव लगाना होता है, यहां पे हमें हैड लगाना होता है, यहां हमें विल हैव लगाना होता है। ये रूल होते हैं आपके एक्टिव वॉइस के। अगर आप एक्टिव वॉइस में जो आपने नॉर्मली टेंसेस पहले पढ़े होंगे, वो वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी। सो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जो एक्टिव सेंटेंसेस है, क्या है बेटा, एक्टिव सेंटेंसेस, जो नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं टेंसेस के, उनमें रूल होते हैं हैज हैव, हैड और विल हैव। लेकिन पैसिव होने के कारण कुछ तो आप चेंजेस करेंगे, तो बेटा इसमें आप बीन लगा देंगे, बीन, बीन, बीन। सो प्रेजेंट परफेक्ट में आपका होगा हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट में आपका होगा हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट में आपका होगा विल हैव बीन, ठीक है। सो इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी, इज एम आर, बीइंग, वॉज वर, बीइंग, नो पैसिव, has been, have been, had been, will have been। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बेटा पैसिव बना ही नहीं सकते। देयर इज नो पैसिव पॉसिबल फॉर द परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, राइट। तो एक बार आप इसमें नजर मारिए और अपने दिमाग में इन्हें फटाफट बैठाइए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। लेट्स हैव सम सेंटेंसेस नाउ, सम एग्जांपल्स। बेटा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, तीनों के पैसिव के एग्जांपल आपके सामने हैं बेटा। एक्टिव में क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वी यूज फर्स्ट फॉर्म, राइट। सो यहाँ पे हो गया द बॉस, सब्जेक्ट हो गया, कंडक्ट्स हो गई आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको याद होगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है इज एम आर यूज होगा। तो बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो बेटा पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो अ मीटिंग क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ।
मीटिंग एक है तो इज आ गया, राइट। और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कॉमन रहती है, हमेशा रहती है ना बेटा। और सब्जेक्ट जो होता है, जैसे सब्जेक्ट है यहाँ पे द बॉस, तो ये बाय करके पीछे आ गया। बाय करके सब्जेक्ट आप पीछे लगा सकते हैं अगर लगाने की आवश्यकता है तो। आपको ऑप्शन में मिलेगा, उस हिसाब से आप लगाइएगा जो भी सुटेबल ऑप्शन आपको मिलता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि हमेशा लगाना जरूरी है, आपको ऑप्शन में बेटा विदाउट बाय भी मिल सकता है। तो ये मत सोचना कि जब तक बाय नहीं लगेगा तब तक पैसिव नहीं है, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं होता। ऐसा कभी भी जरूरी नहीं होता कि बाय लिखोगे या हिंदी में द्वारा बोलोगे तभी वो पैसिव है, ठीक है बेटा, ठीक है। चलिए नेगेटिव में आपको पता है बेटा डज नॉट लगाते हैं, ठीक है। बट हमें क्या करना है, पैसिव में हमें इज एम आर जो हम लगा रहे हैं सीधा उसके बाद नॉट लगाना है, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ठीक है। क्वेश्चन हो गया व्हेन डज द बॉस कंडक्टेड अ मीटिंग, बेटा इसमें हो गया व्हेन इज अ मीटिंग कंडक्टेड बाय द बॉस। तो इस बात का ध्यान रखना, WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब हमेशा साथ में आते हैं, पैसिव में हो या एक्टिव में हो। ये एक्टिव रूल है, इसमें यहाँ पे डू डज लगा, ये पैसिव रूल है इसलिए इसमें बेटा क्या लगा, इज एम आर लगा। ओके क्लियर है। पास्ट इंडेफिनिट की बेटा बात करेंगे, हम जानते हैं एक्टिव में क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म आती है। तो बॉस हो गया सब्जेक्ट, कंडक्टेड हो गई सेकंड फॉर्म, मीटिंग हो गया ऑब्जेक्ट। वही चीज यहाँ पे बेटा, सबसे पहले यहाँ पे पैसिव वॉइस है तो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सो ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट की बात है तो इज एम आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वॉज वर्ब में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती ही आती है। तो यहाँ हो जाएगा अ मीटिंग वॉज कंडक्टेड बाय द बॉस, दैट्स हाउ वील मेक द सेंटेंस, राइट। नेगेटिव वी कैन इजीली मेक, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है वर्ब की, ये हमने सीखा हुआ है बेटा, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। बट हम पैसिव में बात करते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब बेटा वॉज ये वर्ब है, और वॉज ये वर्ब है तो हम उसी के साथ नॉट लगाएंगे। सो द सेंटेंस विल बी अ मीटिंग वॉज नॉट कंडक्टेड बाय द बॉस। फ्यूचर लास्ट, व्हेन डिड द बॉस कंडक्ट अ मीटिंग, दिस इज क्वेश्चन। इन पैसिव व्हेन वाज अ मीटिंग कंडक्टेड बाय द बॉस। तो इस चीज का फिर ध्यान रखना कि बेटा WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब हमेशा साथ में आते हैं। एक्चुअली ये मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को देखा है वो सब्जेक्ट के बाद वॉज या वर लगा देते हैं या सब्जेक्ट के बाद वो हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। वो चीज सही नहीं है बेटा, वो चीज गलत है। क्वेश्चन बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, मेन सेंटेंस से बाहर आ जाता है। ओके, WH फैमिली के साथ आएगा। लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। विल या शेल हम एक्टिव में यूज करते हैं, विल बी या शेल बी हम पैसिव में यूज करते हैं। द बॉस विल कंडक्ट अ मीटिंग, पैसिव में क्या होगा बेटा, अ मीटिंग विल बी कंडक्टेड बाय द बॉस। Okay, the boss will not conduct a meeting will not be conducted by the boss. When will the boss conduct a meeting? When will a meeting be conducted by the boss? That's how you'll make the sentence. क्योंकि बेटा यहाँ पे will not भी था या will भी था तो सिर्फ will बाहर आएगा और be अंदर ही रह जाता है। ऐसा मत करना when will be आप एक साथ लगा दें, वो गलत हो जाता है। सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ही होती है जो आपके सेंटेंस के बाहर आती है, ठीक है। जो भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब है या तीसरी हेल्पिंग वर्ब है वो सभी बेटा पीछे रहती है, सब्जेक्ट के पीछे रहती है क्वेश्चन में, राइट। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सेंटेंसेस बेटा काफी हेल्प करेंगे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग लेने में, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर सकते हैं, क्लास के बाद रिवाइज कर सकते हैं। आप चाहे तो साथ ही साथ नोट करते हुए चलिए और क्लास के बाद डेफिनेटली इन सभी सेंटेंसेस को नोट करके और जितने भी आपकी प्रैक्टिस जो भी आप करते हैं बेटा सेंटेंसेस की, उनके पैसिव जरूर बनाना। और ऐसा मत करना सिर्फ आप एक्टिव के पैसिव बना रहे हैं, पैसिव के एक्टिव भी आपको बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बेटा हम जानते हैं इज एम आर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आपका एक्टिव रूल में आता है, लेकिन पैसिव में इज एम आर के साथ बीइंग भी आता है। तो यहां क्या हो जाएगा, अ मीटिंग इज बीइंग कंडक्टेड। क्या होगा बेटा, अ मीटिंग इज बीइंग कंडक्टेड बाय द बॉस, राइट। बाकी सारी चीजें वही है ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा क्या हो जाएगा, द बॉस वॉज कंडक्टिंग, भाई बॉस जो है मीटिंग को कंडक्ट कर रहे थे, संचालित कर रहे थे। पैसिव में क्या है, भाई मीटिंग को बॉस के द्वारा संचालित किया जा रहा था, तो वॉज बीइंग कंडक्टेड। और एक से ज्यादा चीजें होती तो क्या होता, वर बीइंग कंडक्टेड। फ्यूचर में बेटा क्या होगा, द बॉस विल बी कंडक्टिंग ए मीटिंग, कि भाई कर रहे होंगे, बॉस जो है वो मीटिंग को कंडक्ट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हमारे पास इसका कोई पैसिव वॉइस नहीं बनता। इस चीज का भी ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो कि भाई ऐसा कोई सेंटेंस आपका एग्जामिनर आपको दे दे, 4 ऑप्शन दे दे और आपको लगे कि नहीं इसमें से कोई एक ठीक हो सकता है, तो बेटा आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। Okay, so we are not able to make any passive of future continuous tense. I'm speaking the same again and again so that you would get good marks in your examination and no mark will be deducted. Next, present perfect passive voice. बेटा present perfect passive voice हमने बात की थी, यहाँ पे has have की बात होती है एक्टिव में और passive में has been have been की बात होती है। So the boss has conducted a meeting. इसका मतलब क्या है बेटा, बॉस ने मीटिंग को कंडक्ट
कर लिया है, ठीक है, मीटिंग ले ली है। पैसिव में क्या होगा, अ मीटिंग हैज बीन कंडक्टेड बाय द बॉस। सारा खेल पैसिव वॉइस में बेटा आपके हेल्पिंग वर्ब्स का है, ठीक है। अच्छा, द बॉस हैज नॉट कंडक्टेड अ मीटिंग हैज नॉट बीन कंडक्टेड बाय द बॉस। सेम इज द क्वेश्चन। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है बेटा, हम हैड का यूज एक्टिव में करते हैं और हैड बीन का पैसिव में। द बॉस हैड कंडक्टेड अ मीटिंग, राइट। पैसिव में अ मीटिंग हैड बीन कंडक्टेड बाय द बॉस। आई होप आपको सारे रूल्स बेटा याद हो गए होंगे अब तक, राइट, ठीक है। द बॉस हैड नॉट कंडक्टेड अ मीटिंग हैड नॉट बीन कंडक्टेड बाय द बॉस। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट बेटा विल हैव हम यूज करते हैं किसमें, एक्टिव वॉइस में, और विल हैव बीन यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। लेकिन बच्चे गलती कहां करते हैं, जब नेगेटिव सेंटेंस बनाने की बात आती है बेटा, तो बच्चे कई बार विल हैव नॉट कर देते हैं, जो कि गलत है। हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाएंगे, ठीक है। सो विल नॉट हैव एक्टिव में और पैसिव में वही बात, विल नॉट आ जाएगा और हैव बीन बेटा आपका पीछे आएगा। ओके, क्वेश्चन में आपका देखो विल आगे आ गया और हैव पीछे ही रहा। इसी प्रकार आपका पैसिव में भी बेटा व्हाई विल अ मीटिंग हैव बीन कंडक्टेड बाय द बॉस, आपका डब्ल्यूएच फैमिली विल तो आगे आ गया, बट सब जो आपका ऑब्जेक्ट है आपका हैव बीन बेटा पीछे ही रहा, ठीक है। तो यहां देखो तीन तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल हैव बीन, ठीक है। तो कभी भी आप नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट लगा देंगे, कभी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो सिर्फ विल को उठा के आप बाहर रखेंगे, हैव बीन को आप अंदर ही सब्जेक्ट के बाद रहने देंगे। ओके बेटा, तो ये हमारे टोटल क्या थे, 8 टेंसेस थे जिनके पैसिव वॉइस हमने अभी समझे। बिकॉज 9th जो आपका है क्या कहते हैं, 9th आपका कौन सा रह गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का, उसका नहीं बनता। 10th 11th 12th तो 3 रह गए हैं आपके पैसिव परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के, उनके भी पैसिव पॉसिबल नहीं है। ओके बेटा, चलिए तो अब हम बात करते हैं मॉडल वर्ब्स की। बेटा आप सभी जानते होंगे मॉडल वर्ब्स के बारे में, मॉडल वर्ब्स कौन सी होती हैं, ठीक है। ये हमारी लैंग्वेज में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं, जैसे कि may, might, can, could, should, must, would, ought to, okay, सेमी मॉडल वर्ब्स भी होती है लाइक used to, need to, etc. ठीक है। तो बेटा कभी भी आपके पास सिंगल अगर मॉडल वर्ब है, सिंगल मतलब जैसे may, might, can, could, should, must, ये क्या है बेटा, सभी के सभी सिंगल मॉडल वर्ब है। तो जब आप एक्टिव की बात करते हैं तो सिंगल है, लेकिन जब आप पैसिव की बात करते हैं बेटा आपको क्या कर देना है, मे बी, मतलब आपको बी लगा देना है। क्या लगा देना है, बी लगा देना है। और आपको ये बात तो पता ही है कि हर पैसिव में क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। ही मे अटेंड द क्लास, भाई हो सकता है कि वह कक्षा अटेंड करे, तो ये क्या है बेटा, सब्जेक्ट। अगर ही सब्जेक्ट है तो इसको आप क्या कहेंगे, एक्टिव सेंटेंस कहेंगे ना। और जब आप पैसिव की बात करेंगे तो बेटा पैसिव में तो ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ये आपका वर्ब है, द क्लास आपका क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, तो लगा दो पहले ऑब्जेक्ट, ठीक है। मे को किस में कन्वर्ट करोगे आप, किस में कन्वर्ट करोगे बेटा, मे बी में, तो यहां पे मे बी आ गया। और हम सभी जानते हैं ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में आती है, तो ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब के थर्ड फॉर्म भी लगा दो, अटेंडेड, और सब्जेक्ट जो था ही वो बाय हिम करके पीछे आ जाएगा, तो ये बन गया आपका पैसिव सेंटेंस। सो ही में अटेंड द क्लास में बी अटेंडेड बाय हिम। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपकी मॉडल वर्ब सिंगल है बेटा एक्टिव में, तो पैसिव में आप उसके आगे बस बी लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म तो लगेगी, ठीक है। माइट देखिए, शी माइट कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, भाई शायद ही वह इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करे, तो पैसिव क्या हो जाएगा, भाई दिस प्रोजेक्ट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, सो दिस प्रोजेक्ट माइट बी, इस चीज का ध्यान रखिए, कंप्लीटेड बाय हर, ये हो गया आपका पैसिव माइट में, भाई इस प्रोजेक्ट को शायद ही उसके द्वारा पूरा किया जाए। कैन देखिए बेटा, कैन हम बहुत यूज करते हैं, आई कैन एनरिच माई पर्सनैलिटी, मैं अपने व्यक्तित्व को गुणवान बना सकता हूं, ठीक है। तो बेटा आई कैन एनरिच मैं कर सकता हूं, तो मैं कौन है, सब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, एक्टिव सेंटेंस। और क्या गुणवान बना सकता हूं बेटा, अपनी पर्सनैलिटी को, सो माई पर्सनैलिटी क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, पैसिव वॉइस, कैन बी एनरिच्ड बाय मी, ठीक है, सब में बी लग रहा है। What could you do in your childhood, भाई आप अपने चाइल्डहुड में क्या कर सकते थे, तो पैसिव क्या होगा, What could be done by you in your childhood, इसमें क्या लग गया बेटा, इसमें भी बी लग गया, ठीक है, that's very simple। नेक्स्ट, should, we should obey our elders, तो बेटा वी हमें करना चाहिए, सब्जेक्ट एक्टिव है, पैसिव में क्या होगा, our elders बेटा क्या है, ऑब्जेक्ट है, so our elders should be obeyed by us, that's how you will make the sentence, okay।
एंड द लास्ट वन मस्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, यू मस्ट लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश जरूर सीखनी चाहिए। तो बेटा क्या सीखनी चाहिए, इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है, सो इंग्लिश मस्ट बी लर्न्ड बाय यू, इंग्लिश आपके द्वारा अवश्य ही सीखी जानी चाहिए। ठीक है, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट, देखिए बेटा ध्यान से, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही अगर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगा तो पैसिव में वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए हमारे पास बेटा कुछ मॉडल वर्ब्स और होते हैं जिनमें हैव लगता है, एक बार उन पे भी नजर डालिए। देखिए एक बार, जैसे मानिए हमारे पास मे हैव भी होता है। ठीक है, एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूं। ठीक है, मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार बेटा आपका माइट हैव भी होता है, माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, ऐसे ही आपका शुड होगा तो शुड हैव भी होगा, कुड है तो बेटा कुड हैव भी होगा, मस्ट है तो मस्ट हैव भी होगा, वुड है तो वुड हैव भी होगा, एटसेट्रा। तो मतलब देखा जाए तो इनके आगे अगर आपको हैव मिल जाए तो एक्टिव में भी हमेशा क्या लगती है, थर्ड फॉर्म। और बेटा पैसिव में हम कैसे बनाएंगे इन्हें, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पैसिव में जब हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे बेटा तो बीन लगा देंगे, हैव के बाद बीन, ऑब्जेक्ट प्लस मे हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सबके पीछे क्या लगा दोगे आप, बीन लगा दोगे, माइट हैव बीन। बात समझ में आई, कुड हो जाएगा तो कुड हैव बीन, शुड होगा तो शुड हैव बीन। देखो एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी बेटा। एक एक्टिव सेंटेंस में आपके सामने लिख दे रहा हूं। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस ये है कि भाई शी शुड हैव डन दिस प्रोजेक्ट। इसका क्या मतलब है बेटा, शी शुड हैव डन दिस प्रोजेक्ट, उसे इस प्रोजेक्ट को करना चाहिए था। ठीक है, अब इसका पैसिव आप क्या बनाओगे, अब देखो डन के बाद दिस प्रोजेक्ट है तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और पैसिव में हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो बेटा सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, दिस प्रोजेक्ट। अब शुड हैव का क्या हो जाएगा, शुड हैव बीन, दिस प्रोजेक्ट शुड हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म बेटा पैसिव में हमेशा लगती है, तो डन की डन, और शी है तो बाय हर आप पीछे लगा दें तो ठीक रहेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको एक्चुअली जो भी ऑप्शंस मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, तो सेंटेंस आपका बनेगा दिस प्रोजेक्ट शुड बी हैव बीन डन बाय हर, उसके द्वारा जो है बेटा इस प्रोजेक्ट को किया जाना चाहिए था। तो ऐसे अगर आपके पास शुड वाले आ जाएं, कुड वाले आ जाए जिनमें हैव लगा हो तो बेटा आपको बीन लगा देना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन, शुड हैव बीन, मे हैव बीन, मस्ट हैव बीन, माइट हैव बीन, वुड हैव बीन, जो भी होगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, सो बेटा ये हो गया आपका मॉडल वर्ब का पार्ट। ठीक है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करते रहिए, कोई समस्या नहीं आएगी। आगे देखिए बेटा, अभी और भी एग्जांपल्स हम करेंगे। ठीक है, अभी हमने बेटा हाल फिलहाल में टेंसेस के बारे में पढ़ा कि टेंसेस के पैसिव कैसे बनते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स आपके सामने हैं, एक बार देख लीजिए और फटाफट मुझे टेंसेस भी बताना। चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, कौन सा टेंस है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, जल्दी बोलिए कौन सा टेंस है, विच टेंस इज दिस, जल्दी बताइए बेटा, आप बोलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म कहां रहती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्या रहती है, प्रेजेंट डेफिनिट। ठीक है, चॉकलेट इसमें क्या हो गया बेटा, ऑब्जेक्ट, सो चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट्स, चॉकलेट्स आर लाइक्ड बाय चिल्ड्रन। देखो ऑब्जेक्ट आ गया, इज एम आर आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, आ गया ना। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, चिल्ड्रन आर पेंटिंग पिक्चर्स, तो इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पैसिव में क्या होता है, इज एम आर प्लस बीइंग, याद आया। सो बेटा पिक्चर्स, देखो पिक्चर्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, सो पिक्चर्स आर बीइंग थर्ड फॉर्म, पेंटेड बाय चिल्ड्रन, बाय करके पीछे सब्जेक्ट आ गया। समवन हैज स्टोलन माय पेन, जल्दी बताइए कौन सा टेंस है, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस है, वेरी गुड, प्रेजेंट परफेक्ट, तो क्या बनेगा, माय पेन हैज बीन स्टोलन। देखो यहाँ पे बाय समवन बेटा क्या है, ब्रैकेट में है, लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है ना। द पुलिसमैन कॉट द बर्गलर, तो बेटा पुलिसमैन सब्जेक्ट है, कॉट इसमें वर्ब है, द बर्गलर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो चलिए द बर्गलर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, एक है तो वॉज हो गया, और बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई कॉट, सो द बर्गलर वॉज कॉट। ठीक है, पकड़ लिया गया था। She was writing a letter, past continuous tense, right? So she was writing a letter, a story. So बेटा a story क्या है, ऑब्जेक्ट है, a story was being written by her, right? They had won the game, past perfect, the game had been won by them.
ओके, द गवर्नमेंट विल पार्डन हिम, सरकार उसे माफ करेगी, द गवर्नमेंट द पार्डन हिम, ही इज द ऑब्जेक्ट, ही विल बी पार्डन बाय द गवर्नमेंट। ओके, हैज एनीवन सीन द पोस्टमैन, तो बेटा द पोस्टमैन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो हैज द पोस्टमैन बीन सीन, क्या पोस्टमैन को कहीं देखा गया है, ठीक है। डिड द वॉचमैन कैच द थीफ, क्या वॉचमैन ने थीफ को पकड़ा, सो बेटा थीफ इसके अंदर क्या हो गया, द थीफ ऑब्जेक्ट हो गया, सो वॉज द थीफ कॉट बाय द वॉचमैन। Will the postman deliver the letters? Will the letters be delivered by the postman? That's how we can make a number of sentences, and the practice you should do. Do practice as much as you can, guys. Okay? चलिए, I hope आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट आपका ये हो गया मॉडल वर्ब्स के लिए एक्टिव पैसिव। जैसे शी कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी मदद कर सकती है, ठीक है। और बेटा पैसिव में क्या होगा, शी कैन हेल्प यू, यू कैन बी हेल्प्ड बाय हर, तो कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। यहां पे आ गया कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, कुड सॉल्व, तो बेटा पैसिव में क्या हो जाएगा, कुड बी सॉल्व्ड। ओके, ऑब्जेक्ट आगे लगा दीजिएगा। मे आई यूज योर पेन, क्या मुझे आपका पेन इस्तेमाल करने की आज्ञा है। मे योर पेन बी यूज्ड बाय मी। He might reject your plan, your plan might be rejected. Okay, should not violate, तो बेटा यहां हो जाएगा should not be violated. Ought to serve, ought to be क्या होता है बेटा, चाहिए, ठीक है, ought to be served, भी आ गया ना। would receive, would be received, must help, must be helped, बस यहां आगे क्या है बेटा, आपके सब्जेक्ट हैं, और यहां आगे क्या है बेटा, यहां आपके आगे ऑब्जेक्ट हैं। यही सारा खेल है आपके पैसिव वॉइस का। ओके, चलिए एक बार देखिए इसे। आई रियली बिलीव कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी बेटा। आगे देखिए, एक बेटा कॉन्सेप्ट होता है इंग्लिश में इंपैरेटिव का। किसका होता है बेटा कॉन्सेप्ट, इंपैरेटिव का। अच्छा, इंपैरेटिव का मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम किसी को ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं, एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं। माने मैंने किसी से कहा स्टैंड अप, क्या कहा, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, गेट आउट, निकल जाओ, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो, हेल्प मी, मेरी मदद करो, लिसन टू मी, मुझे सुनो, डू योर वर्क, अपना काम करो। तो बेटा जैसे जैसे मैंने सेंटेंसेस बोले, तो कहीं आपको एडवाइस मिलेगी, कहीं आपको ऑर्डर मिलेगा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करिए, तो ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गई। तो बेटा इंपैरेटिव सेंटेंसेस हमेशा यही होते हैं जिनमें हम रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेशन ये सब देते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके पैसिव कैसे बनते हैं। अगर आप किसी को कहोगे भाई टेक एक्सरसाइज डेली, डेली एक्सरसाइज करिए, डेली व्यायाम करिए, तो पैसिव में आप क्या कहेंगे, आप एक तरह से किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो यू आर एडवाइज्ड, ये आपको लगाना पड़ेगा। और जो भी बात आपने कही है वो टू के साथ जोड़ दो, टू टेक एक्सरसाइज डेली। कितना सिंपल है, ठीक है। अगर आपको एडवाइस का बेटा सेंस आ रहा है, यू आर एडवाइस लगा दो, ठीक है, सब में सेम रहेगा। रिक्वेस्ट का आ रहा है, यू आर रिक्वेस्टेड, ऑर्डर का आ रहा है, यू आर ऑर्डर्ड, बाकी टू लगाओ और सेम है। गेट आउट ऑफ माई वे, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ माई वे। ओके, प्लीज हेल्प मी, प्लीज में बेटा रिक्वेस्ट है, प्लीज और काइंडली में, सो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके, डू नॉट स्टील, मत चुराइए, चोरी मत कीजिए, यू आर फॉरबिडन टू स्टील, यहां पे बेटा क्या कर दिया गया है, मना कर दिया है चुराने के लिए, ठीक है। डू नॉट कीप बैड कंपनी, बेटा यहां आएगा यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, जब नेगेटिव आ जाएगा तो आप क्या लगा देंगे, नॉट टू कीप बैड कंपनी, ठीक है। काइंडली सैंक्शन माई लोन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सैंक्शन माई लोन। तो बेटा इंपैरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव कुछ इस तरह बनते हैं। हो सकता है कि भाई आपका एग्जामिनर एक सेंटेंस इंपैरेटिव का दे दे और आपको बनाना आना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि एग्जामिनर आपको दे और आपको लगे कि अरे ये किस तरह का सेंटेंस आ गया। तो बेटा एक तरह के इंपैरेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। एक बार जस्ट हैव अ ग्लिम्स, देखिए जरा। चलिए, सो गाइस हमने अब तक टेंसेस, पैसिव वॉइस कर लिए हैं, ठीक है, मॉडल्स के भी पैसिव वॉइस कर लिए हैं और इंपैरेटिव के भी कर लिए हैं। तो बेटा प्रैक्टिस करते रहिए, पैसिव वॉइस आपका बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपके जो है पैसिव वॉइस खत्म होते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। इन द लेटेस्ट स्टेजेस मैं भी आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा पैसिव को लेकर, ताकि आपके जो है एक्टिव पैसिव का नॉलेज वाकई बहुत अच्छा हो जाए। ओके गाइस, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं वाइंड अप करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू, यू आर वॉचिंग अध्ययनम अकेडमी, गॉड ब्लेस यू।